आज का हमारा विषय है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में रिडक्शन इन पेड अप शेयर कैपिटल के एडजस्टमेंट करते समय यदि प्रश्न में संचयी पूर्वाधिकार अंशों पर बकाया लाभांश की सूचना हो, यानी एरियर ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की सूचना हो, तो उसका समायोजन कैसे किया जाएगा। जो हमारे संचयी पूर्वाधिकार अंशन के बारे में आपको वैसे पता होगा, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ कि पूर्वाधिकार अंशों की वो कैटेगरी, वो प्रकार जिसके अंदर उनको ये एक विशेष अधिकार दिया जाता है कि यदि कंपनी के पास पर्याप्त लाभ नहीं है तो उनका लाभांश क्यूमुलेटिव हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। भविष्य में यदि कंपनी को कोई भी लाभ होंगे तो इस बकाया लाभांश की भुगतान उनको पहले किया जाएगा, समतांशधारियों के लाभांश से पहले। तो लाभ होने की स्थिति तक ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स का लाभांश इकट्ठा होता रहता है, जो हमारे लिए कंटिजेंट लायबिलिटी है, एक संदिग्ध दायित्व है, क्योंकि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसे पुस्तकों में शामिल नहीं किया जाता, वरन बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट के रूप में दिखाया जाता है। तो कंटिजेंट लायबिलिटी अपनी होती है। तो यदि कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तो इस संदिग्ध दायित्व के इस बकाया लाभांश का समायोजन कैसे किया जाएगा और क्या स्थिति होने पर उसकी क्या प्रविष्टि की जाएगी, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। पहली स्थिति, जब पूर्वाधिकार अंशधारी अपने लाभांश की संपूर्ण बकाया राशि को त्यागने के लिए सहमत हो जाते हैं, यानी वो एग्री कर लेते हैं कि हमें लाभांश नहीं चाहिए, हम संपूर्ण लाभांश का त्याग करने को तैयार हैं। तो इस स्थिति में कोई भी प्रविष्टि नहीं की जाएगी, क्योंकि यह लाभांश हमारी पुस्तकों में शामिल किया हुआ नहीं है, ये हमारा संदिग्ध दायित्व है। तो जो भी सूचना पुस्तकों में शामिल नहीं है उसके त्याग करने पर कोई भी प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं होती है। सेकेंड सिचुएशन, जब पूर्वाधिकार अंशधारियों को बकाया लाभांश पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से देना तय होता है। सेकेंड सिचुएशन, जब हम ये तय करते हैं कि पूर्वाधिकार अंशों का जो भी बकाया लाभांश है वो उसकी हम कुछ राशि या संपूर्ण राशि का भुगतान करने को यदि कंपनी तैयार हो जाती है अपनी पुनर्निर्माण योजना में, तो पहली प्रविष्टि इसमें बनती है, जितनी भी राशि का भुगतान देना तय होता है उसी से प्रविष्टि बनाई जाएगी। त्याग के लिए कोई प्रविष्टि नहीं होती है, सिर्फ भुगतान किए जाने की प्रविष्टि होगी। तो यदि ऐसे बकाया लाभांश के भुगतान करने को कंपनी तैयार हो गई है, तो चूंकि अभी तक ऐसा लाभांश का दायित्व तो हमारी पुस्तकों में शामिल नहीं था, अब हमें इसे भुगतान करना पड़ेगा। तो हमें दायित्व का खाता अपनी पुस्तकों में रेज करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो एक प्रकार से हमारे लिए नुकसान हो गया, क्योंकि कल तक ये हमारे लिए संदिग्ध दायित्व था, लेकिन अब हमारे लिए कन्फर्म दायित्व हो गया है, हमें एक राशि एक्स्ट्रा चुकानी पड़ रही है, तो ये हमारे लिए हानि है। तो सबसे पहले हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से इस हानि के खाते को रेज करेंगे। तो हमारी एंट्री बन जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। इस स्कीम में कोई भी लाभ अथवा हानि हो उसे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट। जितना भी लाभांश की राशि चुकाने के लिए सहमत हुई है उस राशि से हम ये एंट्री करेंगी और पुस्तकों में खाता खोलेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का। सेकंड, ये तो खाता खोलने की होगी, अकाउंट रेज करने की, और सेकंड एंट्री बनेगी इसकी पेमेंट की। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू। अब भुगतान यदि कैश में किया गया है तो आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। यदि भुगतान के बदले में नए शेयर्स जारी किए गए हैं तो हमारा आ जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यदि भुगतान के बदले में नए डिबेंचर्स जारी किए गए हैं तो हमारा आ जाएगा टू डिबेंचर अकाउंट। यानी भुगतान में कैश दिया है तो बैंक आ जाएगा, यदि भुगतान में नए अंश जारी कर किए गए हैं तो शेयर कैपिटल आ जाएगा, और यदि भुगतान के रूप में नए डिबेंचर्स जारी किए गए हैं, इशू किए गए हैं उन्हें, तो टू डिबेंचर अकाउंट आ जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी हमें प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का खाता खोलने की और सेकंड उसके भुगतान करने की। सेकंड सिचुएशन, यदि पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की घोषणा हो चुकी थी, यानी डिविडेंड हमारा डिक्लेयर हो चुका था लेकिन भुगतान नहीं किया गया था, तो जैसे ही कोई लाभांश की घोषणा होती है तो वो हमारे लिए
करंट लायबिलिटी बन जाती है अनक्लेम डिविडेंड, जिसे भुगतान नहीं किया गया, अनपेड डिविडेंड जिसे भुगतान नहीं किया गया है। तो यह चीज़ हमारी कंपनी की बैलेंस शीट में दायित्व पक्ष में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के नाम से दिखाई हुई होगी। तो इसके लिए पहली सिचुएशन, जब ना चुकाए गए लाभांश का अंशधारियों द्वारा पूर्ण त्याग कर दिया जाता है। तो चूंकि ये खाता हमारे पुस्तकों में पहले से खुला हुआ है तो इसमें त्याग की प्रविष्टि भी की जाएगी और भुगतान की प्रविष्टि भी की जाएगी। तो फर्स्ट सिचुएशन, यदि उन्होंने अपने लाभांश का पूर्णतः त्याग कर दिया है तो ये हमारे लिए फ़ायदा हो गया, क्योंकि अभी पहले हमको ये चीज़ चुकानी थी और अब हमें ये चुकानी नहीं पड़ेगी। तो ये चूँकि हमारे फ़ायदा है तो फ़ायदे को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो एंट्री हमारी बन जाएगी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यदि नुकसान होने पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हमारा डेबिट होता है और फ़ायदा होने पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाता है। तो एंट्री बन जाएगी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये बनेगी त्याग की राशि से, जितना भी त्याग किया गया है उस त्याग की राशि से हमें ये प्रविष्टि बनानी है। तो फर्स्ट सिचुएशन है जब संपूर्ण राशि का त्याग कर दिया गया है। सेकेंड सिचुएशन, जब ना चुकाए गए लाभांश का अंशधारक द्वारा आंशिक त्याग किया गया, पूर्णतः त्याग नहीं किया गया, सिर्फ आंशिक त्याग किया गया है, तो हमें त्याग की प्रविष्टि भी करनी है और हमें भुगतान की प्रविष्टि भी करनी है। तो फिर हमारी एंट्री बन जाएगी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट। ये तो कुल राशि से आ जाएगा हमारे टोटल अमाउंट से, इसमें से जितना त्याग किया है वो तो हमारा आ जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये आएगा जितनी राशि का हमने त्याग किया है, और जो भुगतान किया गया उसकी वही प्रविष्टि आ जाएगी। यदि भुगतान की गई राशि को हमने कैश के फॉर्म में दिया है तो हमारा आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। यदि हमने नए शेयर्स जारी किए हैं तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यदि हमने डिबेंचर्स जारी किए हैं तो टू डिबेंचर्स अकाउंट। तो जब आंशिक त्याग किया गया है तो अत्याग की राशि से टू कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, जितना हमने भुगतान किया गया है ये आ जाएगा हमारे भुगतान की राशि से, कितना हमने पेमेंट किया है। पेमेंट इधर कैश और शेयर्स और डिबेंचर, और तीनों भी हो सकते हैं। थर्ड सिचुएशन, जब ना चुकाए गए लाभांश का अंशधारियों को पूर्ण भुगतान किया जाता है, यानी कोई त्याग नहीं किया, हमने पूर्ण भुगतान किया है, तो फिर त्याग की प्रविष्टि नहीं होगी, सिर्फ भुगतान की प्रविष्टि हो जाएगी। तो प्रविष्टि हो जाएगी हमारी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू, वही यदि आपने कैश से पेमेंट किया है तो टू बैंक अकाउंट, यदि आपने नए शेयर्स जारी किए हैं तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यदि आपने नए डिबेंचर्स जारी किए हैं तो टू डिबेंचर्स अकाउंट। इसमें तीन प्रविष्टियाँ बनेगी हमने। यदि पूर्णतः त्याग कर दिया है तो सिर्फ त्याग की एंट्री बनेगी, आंशिक त्याग और आंशिक भुगतान किया है तो त्याग और पेमेंट की कंबाइंड एंट्री बन जाएगी, और पूर्ण भुगतान किया है तो अपने केवल पेमेंट की एंट्री बन जाएगी। ये समायोजन होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के संबंध में, यदि वो पुस्तकों में दिखाए हुए हैं तो, और यदि वो पुस्तकों में नहीं दिखाए हुए होते हैं तो। आज के लिए